इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग कर रहे हैं अभी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? पिछले क्लास में आप लोग को सेक्शन 2 बताए थे, प्रपोजल बताए थे, प्रॉमिस बताए थे, याद है? कंसीडरेशन बताए थे, एग्रीमेंट बताए थे, कॉन्ट्रैक्ट बताए थे। और उसमें एक लाइन बोले थे आपको कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एन एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट से बनता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो यह जरूरी नहीं है। बताए थे, याद है? हाँ, पिछली क्लास में ये किए थे। तो अब सेक्शन 10 कह रहा है आपको, सेक्शन 10 निकालिएगा। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोग क्या बोले थे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट से बनेंगे, यानी कि जिस एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्स करवा पाएंगे लॉ से वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं या एग्रीमेंट में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसका इसेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इसके लिए क्या क्या इसेंशियल हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 देखिएगा, जब पढ़िएगा इसको आप, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ, यदि, दे आर मेड बाय, अगर वह बनाए जाएंगे, द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। सबसे पहला कंडीशन यही है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है कि वह पार्टी के फ्री कंसेंट के द्वारा होना चाहिए। पार्टी के फ्री कंसेंट से, स्वतंत्र सहमति से। अगर सबसे पहले एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, उसकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तो भाई स्वतंत्र सहमति क्या होगा, कैसे होता है, ठीक है ना, कहां इसका मेंशन है? तो वो सेक्शन 13 से लेकर 22 तक मेंशन किया गया है। सेक्शन 13 टू 22 देखिए, आप लोग को देख लीजिए खाली एक बार, इस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 13 में कंसेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मिला सबको 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट मिला। हाँ, कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में, ठीक है ना। वैसे तो आपको इन जनरली जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां तक अनड्यू फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में दे रखा है और 20 में मिस्टेक दे रखा होगा। हाँ ठीक है ना, लेकिन इन जनरल मतलब कि 20 तक तो है, लेकिन 22 तक उसका प्रोविजन दे रखा है, 13 से लेकर 22 तक। कंसेंट किसको बोलते हैं, फ्री कंसेंट कब कब मानेंगे कि फ्री कंसेंट है, उसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कोअर्सन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो फ्री कंसेंट कहलाएगा। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, 13 से 22 तक में। एक चीज, सेकंड क्या कह रहा है इसमें, पहला शर्त तो यह है कि कंसेंट के, पार्टी के फ्री कंसेंट से होना चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या, पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वह कंपिटेंट होना चाहिए, सक्षम होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ये जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 11 में और सेक्शन 12 में। सेक्शन 11 देखिए लिखा हुआ है, हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मिला सबको, हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और उसी में लिखा हुआ है कि कंपिटेंट होने के लिए साउंड माइंड होना चाहिए, जो कि जो लिखा हुआ आपके सेक्शन 12 में। मिल गया सबको? देख के रखिए, फिर हम लोग एलोबरेट करेंगे तो समझ में आएगा। हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना सेक्शन 11 में,
यहां पे 10 में क्या कह रहा है, सेक्शन 10 में कह रहा है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वह कंपिटेंट होना चाहिए। ठीक, तो भाई कंपिटेंट किसको मानेंगे, तो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि जो ये सब चीज फॉलो करेगा उसको कंपिटेंट मानेंगे। और वहीं पे एक साउंड माइंड लिखा हुआ है जो कि 12 में एलोबरेट किया गया है। मिल गया सबको ना, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या चाहिए हमको, हमको तीसरा चाहिए फॉर ए लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बताए थे आप लोगों को, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ और उसको कुछ हम दे रहे हैं तो बदले में हमको भी मिलना चाहिए, तब हम दोनों के बीच में जो है लीगल रिलेशन डेवलप होगा। कंसीडरेशन समझ रहे हैं सभी लोग ना। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे आप बोल रहे हैं कि हम अपना जो है, मेरे पास एक कार है जो आपको हम बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपये में, तो हम आपको कार दे दिए, बदले में आपसे 5 लाख रुपया ले लिए, ठीक है ना। दूसरे दिन क्या हुआ, कार खराब हो गई, पता चला आपका कि इसमें इंजन जो है बहुत पुराना इंजन है, क्या करोगे आप, क्या करोगे आप बताओ। आप दूसरे दिन मेरे घर पहुंच जाओगे कि सर आपने मुझे बेवकूफ बनाया, हाँ या ना। अब हम मेरा 5 लाख रुपया दीजिए, अपना कार लीजिए, और हम कहेंगे नहीं देंगे तो तुम कोर्ट में चले जाओगे कि आपने कहा था कि कार नहीं है, ये तो आप हमको ठग लिए, इंजन बदल के दिए हैं हमको, कहोगे हाँ या ना। तो हम दोनों के बीच में क्या बना, क्योंकि आपने 5 लाख रुपया दिया था और मैंने कार दिया था, तो हम दोनों के बीच में क्या था, हम लोग दोनों के बीच में लीगल रिलेशन डेवलप हुआ, जिसकी वजह से आप मेरे घर कहने आ गए। अब दूसरी सिचुएशन समझ लीजिए, आप मेरे घर आए, हम आपको बोले अरे यार सुनो ना, ये कार ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ कार को, बिना कुछ लिए हुए हम आपको कार दे दिए, या आपको बोले कि मेरे पास एक कार रखिए, लोगे, तो हाँ सर दे दीजिए, तुम लेकर चले गए कार। दूसरे दिन उसमें देखे कि इंजन बहुत पुराना है, क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, बताओ क्या करोगे अब। हाँ बिल्कुल, क्या सोचोगे, अरे मुफ्त के बैल का दांत कौन देखता है, नहीं सोचोगे ना, ये तो मुफ्त का बैल है, इसका दांत क्या देखना, जो है कबाड़ी में बेचेंगे 10 रुपया भी आएगा तो बहुत है, फायदा ही 10 रुपये का है। क्योंकि कंसीडरेशन नहीं था, इसीलिए हमारे और आपके बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं बना, आप भी बात को भूल गए, हम भी बात को भूल गए। तो ये कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसीलिए शर्त लिखा गया है, फॉर ए लॉफुल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना चाहिए। और इन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बिना कंसीडरेशन का जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वॉइड होता है, शून्य हो जाता है बिना कंसीडरेशन का। एक दो एक्सेप्शंस है, उसके साथ ये पढ़ना है हम लोग को सेक्शन 25 में। लेकिन अभी यहां समझिए कि कोई भी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। और ये जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 23 में, लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है, सेक्शन 23 में देखिए लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप लोग। 3 हो शर्त हो गया। चौथा क्या शर्त है, चौथा शर्त है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपसे 5 लाख रुपया लिए वह भी लॉफुल होना चाहिए, और हम जो कार दिए आपको वह भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार चोरी का कार आपको दे दिए, चुरा के कार दे दिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ओके, तो फॉर विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, यह भी सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दोनों बातें सेक्शन 23 में ही लिखा हुआ है। तो ये 4 हो गया। और 5वां कह रहा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ठीक है ना, किसी और तरीके से लॉ के द्वारा, ठीक है ना, एक्सप्रेसली किसी और जगहों पे उसको वॉइड ना कहा गया हो। क्लियर। तो अब कहां कहां एक्सप्रेसली वॉइड कहा गया है वह भी हम लोग देखेंगे सेक्शन 24 से लेकर 30 में। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक में लिखा है कि इन सिचुएशनों में इसको हम वॉइड मानते हैं, यह वॉइड रहेगा।
इस चीज के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर? सब लोग सेक्शन मेंशन कर लिए? बताइएगा, सब लोग सेक्शन मेंशन कर लिए? हाँ, ये 5 इसेंशियल है, 5 शर्त है आपका। अगर ये 5 शर्त को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका एग्रीमेंट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये 5 शर्तों को आप फुलफिल कर रहे हैं। यही बात सेक्शन 10 कह रहा है। क्लियर? अब एक बात हमको बताइए, एक आप क्वेश्चन है आप लोगों से, ये वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है ना, और इलीगल एग्रीमेंट सुने हैं? इलीगल एग्रीमेंट वर्ड सुने हैं आप लोग? वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जरा इस पर रोशनी डालिए आप लोग जरा। बिना, हाँ, तो मैनर, अच्छा ठीक है, आपने कहा कि जो मैनर से करवाएंगे वो वॉइड हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, मैनर के साथ एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, ये तो वॉइड हो गया। इलीगल एग्रीमेंट क्या हुआ? हम्म, हाँ, वो जो कंडीशन अभी पढ़ा है जो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है वो इलीगल हो गया। ठीक है, हाँ या ना? आप यही ना कहना चाह रहे हैं? हम ये तो हाँ इलीगल एग्रीमेंट हो, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही सही आसपास पहुंच गए हैं, सभी लोग सही है, आसपास जान रहे हैं सभी लोग। हम थोड़ा सा इसको जो है प्यूरिफाई कर देते हैं। इलीगल मतलब ही होता है अनैतिक, ठीक है ना, गैर कानूनी, ठीक है ना, गैर कानूनी जिस भी तरीके से हो, ठीक है ना। जैसे शराबबंदी के बारे में भी कहा कि शराबबंदी के लिए भी कर रहे हैं, तो चूंकि वह फोरबिडन बाय लॉ है, इसके लिए जो वर्डोलॉजी है, ठीक है ना, इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं ऐसा एग्रीमेंट जो फोरबिडन बाय लॉ है। समझ रहे हैं? जिसको लॉ फोरबिड किया है कि ये एकदम गलत है, इसको आपको नहीं करना है, और उसके बाद आप कर रहे हैं, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कह रहा है, ठीक है ना, जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब समझिएगा, थोड़ा सा अंतर बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझिएगा इस चीज को कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि जिस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स करवाइएगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हम सेक्शन भी लिखे हुए हैं, तो अभी आप थोड़ा सा चीज बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको एक जैसे सेक्शन, ये आपको एक सेक्शन 25 में है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जैसे आप लोग को बताए थे कि हम अगर आपको कार बेचेंगे तो आपसे हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे, 5 लाख रुपया लेंगे, तो बिना पैसा लिए तो यही चीज कह रहा है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि क्या हो, बिना कंसिडरेशन का हो। हम आपसे कार का पैसा नहीं लिए, आपको कार यूं ही दे दिए, कार खराब निकला तो क्या आप कोर्ट जाइएगा, और कोर्ट जाइएगा तो क्या कहिएगा, जरा बताइए हमको। कोर्ट कुछ कहेगा हमको, बताइए आप। हाँ, क्योंकि हम तो कुछ लिए ही नहीं, तो आपका तो कोई क्लेम बनता ही नहीं है। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना, इज वॉइड, सेक्शन 25 कह रहा है आपको।
ठीक, उसके बाद अगर हम किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर ले जो कि किसी के मैरिज को रिस्ट्रेन कर रहा हो, किसी के शादी के रोकने के बारे में अगर हम एग्रीमेंट कर लें कि आप मेरा यह काम कर दीजिए, हम उसकी शादी रुकवा देंगे। एक अगर मतलब कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, चाइल्ड मैरिज के अंदर नहीं आ रहा है, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी के साथ किसी के मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए, क्या किसको कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं कि माय लॉर्ड इसको हम ये चीज बोले, ये शादी नहीं रुकवाया? इन्फोर्स आप नहीं करवा सकते हैं कोर्ट से। वायर्ड एग्रीमेंट। ओके, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, व्यापार को रोकना हमारा फंडामेंटल राइट है। हम किसी भी तरह के प्रोफेशन को, हम किसी भी तरह के ट्रेड को, किसी तरह का ऑक्यूपेशन को हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लें जो किसी के ट्रेड को रिस्ट्रेन कर रहा हो, उसको व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। भाई तुम मेरे साथ ऐसा एग्रीमेंट करो, हम उसको व्यापार करने नहीं देंगे, ये काम नहीं करने देंगे, ये बिजनेस नहीं करने देंगे। वायर्ड एग्रीमेंट सेक्शन 27 में, ठीक है ना। लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करना, हमारा कोर्ट में जाना हमारा राइट है या नहीं है, लीगल राइट है कि नहीं, कि अगर हमारे तुम्हारे बीच कोई विवाद होगा तो या तो हम कोर्ट जाएंगे या आप कोर्ट जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें कि ये मना ही है कि ना आप कोर्ट जाएंगे ना हम कोर्ट जाएंगे, आपस में लड़कट के मर जाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट चलेगा? ऐसा एग्रीमेंट वायर्ड एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, ठीक है ना। सेक्शन 29, ऐसा कोई चीज जो अनसर्टेन है वो वायर्ड है। हम आपसे वादा कर लें कि आपके लिए हम चांद तारा तोड़ के ला देंगे, जो इम्पॉसिबल है, बताइए ऐसा हो सकता है? वायर्ड एग्रीमेंट, ठीक है, क्लियर? इसको बोलते हैं वायर्ड एग्रीमेंट। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो कहां कहां इन्फोर्स नहीं कराते हैं? तो सेक्शन बता ही दिए हैं, 25 है, 26 है, सेक्शन 27 है, सेक्शन 28 है, सेक्शन 29 है, सेक्शन 30 है, याद रखिएगा, फिर तो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये हमारा वायर्ड एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट है, जैसे कि अभी किसी ने कहा कि बिहार में शराब बंदी है, हम शराब के लिए कर लें, इलीगल है, इलीगल एग्रीमेंट, फॉरबिडन बाय लॉ है ये। ओके, अभी हम कोई पब्लिक ऑफिसर हमसे घूस ले या हम उसको घूस देने का ऑफर करें कि हम आपको 5 लाख रुपया देते हैं, हमको आप जो है अपनी नौकरी में, सरकारी नौकरी में हमको लगा दीजिए, फॉरबिडन बाय लॉ है घूस देना और लेना, है ना। घूस लेना, घूस देना, और किस मामले में? किसी भी के लिए पक्ष लेकर ये काम करना, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ये आप नहीं कर सकते ऐसा ना। अगर आप आईएएस हैं, अगर आप डीएम हैं, हमसे घूस लेकर हमको कह रहे हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट में नौकरी लगा देते हैं, ये एग्रीमेंट चलेगा? ये इलीगल एग्रीमेंट है। अंतर समझ रहे हैं दोनों ना? वायर्ड एग्रीमेंट में और इलीगल एग्रीमेंट में अंतर समझ रहे हैं? इलीगल एग्रीमेंट, हाँ, ये सेक्शन 23 में भी मेंशन किया हुआ है। सेक्शन 23 को जब हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग को आइडिया दे रहे हैं, सेक्शन 23 में भी देखेंगे इसको। ऐसा कोई एग्रीमेंट, ठीक है ना, जो फॉरबिडन बाय लॉ है। एक दूसरा क्या कह रहा है, जो कोर्ट के नजर में, कोर्ट के रिगार्ड में इमोरल है, अनैतिक है, या अपोज द पब्लिक पॉलिसी है, लोक हित के अगेंस्ट में है, वह इलीगल एग्रीमेंट है। वह लोक हित के अगर विरोधाभास में अगर वो एग्रीमेंट है तो इसको इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। या ऐसा कोई चीज जो फ्रॉडुलेंट है, उसको इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है। वायर्ड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इलीगल एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। दोनों में अंतर समझे? दोनों में अंतर समझे? बोलिए, क्लियर आया ना? क्लियर हुआ ना?